अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 1। मैंने ये सोचा कि आपको सारी जो है ना जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं या जितने भी सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं उनका पहले इंट्रो दे देता हूँ। इसलिए मैं कुछ दिनों से जो है ना हर सब्जेक्ट का लेक्चर 1 स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे को स्टार्ट किए हुए हैं तो मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपके साथ ऐसे के सारे कंप्लीट टॉपिक शेयर कर दूँगा। वैसे मैंने उसके 5 लेक्चर शेयर कर दिए आपके साथ सर आरिफ वाले। चलें फिर स्टार्ट करते हैं यूनाइटेड नेशन से। हम पहले ऑर्गेनाइजेशंस को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर सारी आउटलाइन कवर करेंगे इंशाल्लाह। यूनाइटेड नेशंस जो है ना, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है कि ये वजूद में क्यों आया। कंटेक्स्ट इसका ये है कि वर्ल्ड वार 1 जो थी वो 1914 से 1919 के दरमियान हुई थी। उस वक्त लीग ऑफ नेशंस का उस वक्त हमारे पास लीग ऑफ नेशंस का कंसेप्ट था। तो उसके मुताबिक क्या थे, ऑल नेशंस फॉर्म यूनिफाइड। इसका जो असल मकसद था ना वो ये था कि तमाम नेशंस हैं इनको यूनिफॉर्म करके रखना है, यूनिफाइड रखना है, यूनाइटेड रखना है। तो एवरी स्टेट शेयर सोवरेनिटी विद इंटरनेशनल बॉडी। स्टेट का कंसेप्ट था इंडिपेंडेंट, सोवरन, और रूलर जो था वो भी इंडिपेंडेंट था, किंग था, यानी रॉबर्ट फिल्मेयर था। उसने हमारे पास क्या कहा, रॉबर्ट फिल्मेयर ने, उसने कहा किंग इज़ द शैडो ऑफ गॉड। मतलब उस टाइम ये कंसेप्ट था एक स्टेट का, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या था, वर्ल्ड वार 2 जब स्टार्ट हुई 1939 के अंदर, 1939 से 1944 तक, तो किस चीज़ की नेसेसिटी आई कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रिफॉर्म करना है। तो फिर हमारे पास ये क्या थी, जो वर्ल्ड वार 2 थी, वार ऑफ पॉलिटिक्स और वार ऑफ इकोनॉमी थी, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या कंसेप्ट बना, इसके अंदर हमारे पास जो है ना ये ब्रेटवुड जो है ना इसका सिस्टम आया। उसके अंदर तहत जो है ना उन्होंने क्या की, मॉनिटर इकोनॉमी को मॉनिटर करने के लिए उन्होंने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे मुआहदे किए और ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जैसे आईएमएफ का मतलब होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, डब्ल्यूपी का मतलब होता है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब हम जब यहाँ पे आ जाते हैं 1928 के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेट डिप्रेशन आता है जो इकोनॉमी की वजह से आती है 1928 के अंदर। तो इससे हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑफ इकोनॉमी ऑफ एवरी स्टेट। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, पॉलिटिकल इकोनॉमी का कंसेप्ट आ जाता है, वो इवॉल्व होता है, ठीक हो गया। और हमने पीछे जैसे स्टेट का कंसेप्ट दिया था, तो स्टेट का जो रॉबर्ट फिल्मर है उसने कंसेप्ट दिया कि किंग इज़ द शैडो ऑफ गॉड, और फिर जो हीगल था उसने क्या, स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो इस तरह ये स्टेट का कंसेप्ट था। ये हमारे पास लीग ऑफ नेशंस थी जो वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे थी। जब वर्ल्ड वार 2 हुई तो लीग ऑफ नेशंस फेल हो गई, तो हमें एक नया कंसेप्ट चाहिए था। तो फिर हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई, कंट्रीज़ का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज किया, हमारे पास पॉलिटिक्स का वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ, इकोनॉमी का, हर चीज़ का। तो हमारे पास जो है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी एक न्यू टर्म आई, और उसके तहत हमने ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया और हमने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ डेवलप की। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। जो हमारे पास आईएमएफ है ना, ये हमारे पास क्या कर जाती है, एडजस्ट योर इकोनॉमी। और जो हमारे पास वर्ल्ड बैंक है ना, ये कंस्ट्रक्शन और क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है ना अपने रूल्स देती है या फिर उनको मॉनिटर करती है। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी स्ट्रक्चरल जो है ना वो इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, बल्कि ये रेगुलेट करती है ट्रेड को, और हमारे पास क्या करती है, टैरिफ्स को, एक्सपोर्ट्स को और इंपोर्ट्स को। पूरी दुनिया के अंदर जो है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों को मॉनिटर करती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ, ताकि हम इसको मज़ीद तरीके से, अच्छी तरीके से समझ सकें कि हमारे पास यूनाइटेड नेशन की क्या अहमियत है। तो हमारे पास एक ये कंसेप्ट है कि स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, वो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो एक्सप्लेन करता है। यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास है 1945 के अंदर इस्टेब्लिश हुई। इसके 6 ऑर्गन्स हैं, इसकी डोमेन्स कौन कौन सी हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, पावर एंड फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन विद पाकिस्तान ये क्या है, हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि मैं जो आपके साथ लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर अगर आप इसे नोट्स मेकिंग करना चाहें तो आपके एक अच्छे नोट्स बन जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके 193 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं या स्टेट्स हैं पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन। 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं जो हमारे पास यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं, मगर राइट ऑफ वोट नहीं है उनके पास, उनको हम ऑब्जर्वर स्टेट्स कहते हैं। और जो हमारे पास ये होते हैं ना परमानेंट मेंबर्स हैं या फिर हमारे पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है, वो कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर सकते हैं, उनके पास राइट ऑफ वोट भी होता है। जबकि ऑब्जर्वर स्टेट जो है ना हमारे पास अटेंड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, मगर राइट ऑफ वोट नहीं होता इनके पास। फिर हम चलते हैं हाँ, अब जो है ना ऑब्जर्वर स्टेट्स, इन इसके अंदर एक पैलेस्टाइन रखा हुआ है और दूसरा किसको रखा हुआ है, वेटिकन को। वेटिकन जो है ना वो क्रिश्चियनिटी का जो है ना सबसे मेन पॉइंट है, और जो पैलेस्टाइन है वो इस्लाम का सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जूडिज़म प्रिवेल कर रहा है।
तो ये सारा सिस्टम हमें क्या समझ आया, यूनाइटेड नेशन का जो है ना ये ज्यूज़ को प्रेफरेंस के तहत या ज्यूज़ की जो व्यूज़ हैं उसके तहत एक मतलब बनाया गया है। आपने ये पेपर में नहीं लिखना है, वैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो ना कि उन्होंने इस्लाम और जो क्रिश्चियनिटी है उसके मेन सिटीज़ को तो निकाल ही दिया, ऑब्जर्वर स्टेट्स के तौर पर रखा हुआ है मेन स्टेट्स को। तो इस तरह फिर जो है ना ये फिर ज्यूज़ का ही कंसेप्ट लगता है, ताकि ना हम अपने मुद्दे पर रहें और ना क्रिश्चियन रहें। मगर ये था एक मतलब मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जुडिज़म की प्रिवेलेंस दिखा रहा है यूनाइटेड नेशन। बाकी जो बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आप अकॉर्डिंग टू एकेडमिक राइटिंग वैसे ही लिखेंगे इंशाल्लाह। अब ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है हमारे पास, एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसके अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 जो होते हैं उनके पास वीटो पावर्स होती है और 10 के पास जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो वीटो पावर्स वाले हैं ना 5, ये हमारे पास परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 हैं ये नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इन जो वीटो पावर्स हैं इनके पास क्या होती है, फाइनेंशियल पावर है, फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब वीटो पावर्स कंट्रीज़ हमारे पास कौन से हैं, यूके है, यूएस है, चाइना, रशिया और फ्रांस। अब जो है ना ये यूएस अमेरिका को कहते हैं, यूके और ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं सारे, और इसमें चाइना और जो रशिया ना ये एशियन कंट्रीज़ हैं। परमानेंट मेंबर्स को हमें कोई चेंज भी नहीं कर सकता और ना इनके ख़िलाफ़ कोई मतलब वोटिंग शोटिंग होती है, क्योंकि इनके पास वीटो की पावर होती है, ये अपने जो बात होती है उसको मनवा लेते हैं, जबकि ये दूसरे जो होते हैं उनकी बात को ये वीटो कर सकती हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स के अंदर हमारे पास क्या आता है, इटली आ जाता है, मेक्सिको आ जाता है और पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली वन इलेक्शन 2025-26 का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान ने जीता है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सॉरी। अब हम चलते हैं कि हमारे पास वीटो पावर क्या है। वीटो पावर को जो है ना कुछ कंट्रीज़ वो इनजस्टिस के तौर पर लेते हैं, जैसे G4 कंट्रीज़ हो गए। वो कहते हैं कि ये डिक्टेटरशिप है, अमेरिकनाइजेशन है, क्योंकि अमेरिका हर किसी की जो है ना लीगल और जो होते हैं ना फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी वीटो कर देता है, जैसे कि पैलेस्टाइन को वो कितनी बार कर चुके हैं। अब G4 के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, इंडिया आ जाता है, जापान आ जाता है, ब्राज़ील और जर्मनी आ जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है ना कौंसल, सिक्योरिटी कौंसल ये कहते हैं उसके अंदर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि इंक्रीज़ कर दिए जाएँ पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स को, ठीक है। और जो हमारे पास है ना इसके नंबर इनकी पावर्स भी इंक्रीज़ कर दी जाए परमानेंट मेंबर्स की, और इनके जो है ना नंबर भी इंक्रीज़ कर दिए जाए। ये कहते हैं कि जो 5 परमानेंट मेंबर है ना उसकी जगह 11 कर दिए जाए। चलो सही है। फिर हम आगे चलते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान, इटली और मेक्सिको, इनको हम कॉफ़ी क्लब रिफॉर्म्स भी कहते हैं या इनको रिफॉर्म्स भी कहते हैं, इसमें ये 3 कंट्रीज़ शामिल हैं। अब ये क्या कहते हैं, या इनको कहते हैं हम यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, UFC भी कहते हैं। ये ग्रुप क्या कहता है, एक तो G4 वाला ग्रुप हो गया उनकी अपनी बातें, और दूसरा हो गया ये कॉफ़ी ग्रुप या कॉफ़ी क्लब, और या फिर इसको हम UFC कहते हैं। तो इनका क्या है, ये कहते हैं कि जो हमारे पास परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी पावर रिड्यूस कर दी जाए, उनके परमानेंट मेंबर के नंबर इंक्रीज़ ना किए जाएँ, और जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनके नंबर इंक्रीज़ किए जाएँ और उनकी पावर इंक्रीज़ की जाए। फिर हम चलते हैं कि अफ्रीकन यूनियन वो क्या कहती है, उसमें 57 कंट्रीज़ हैं, एक परमानेंट सीट वो कहते हैं हमारी होनी चाहिए और 2 सीटें जो है ना नॉन परमानेंट होनी चाहिए यूनाइटेड नेशन के अंदर। फिर हम चलते हैं कि नंबर 1 जो इसके है ना ये पार्ट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, वो हम देखते हैं वो क्या करते हैं। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ना ये एग्जेक्टिव बॉडी है, ये क्या करता है हमारे पास प्रमोट करता है कोऑपरेशन बिटवीन कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, एंड इफ़ अ कंट्री इज़ यूजिंग पावर इरेगुलरली, तो ये उसे पावर यूज़ करता है, या फिर इसकी पावर क्या है सैंक्शंस लगा देता है, कंट्रोलिंग मेथड है इसका उस कंट्री के ऊपर। फिर रेजोल्यूशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन कितनी है, 2700 ये रेजोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टेट्स के ख़िलाफ़ अब तक पास हो चुकी हैं। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक ये कंसेप्ट है, इसके अंदर एक होती है हमारे पास बाइंडिंग रेजोल्यूशंस और दूसरी होती है नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जो हमारे पास एग्जेक्टिव बॉडी है ना वो सिर्फ वीटो, एग्जेक्टिव बॉडी है ना वो सिर्फ वीटो की पावर रखती है, ठीक है, लाइक अ वीटो है, ठीक है। अब ये बाइंडिंग रेजोल्यूशंस और नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस क्या होती हैं। बाइंडिंग रेजोल्यूशंस वो होती हैं जिनका मानना ज़रूरी है सारी स्टेट्स का। वन कंट्री अगर किसी दूसरे कंट्री को अटैक करता है तो चैप्टर 7 जो है ना वो प्रोवाइड करता है सर्टेन सेक्शंस या पावर्स, ये सब पर लागू होता है, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स, ठीक है, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 के अंदर जो होती है हमारे पास नॉन बाइंडिंग होती हैं, और चैप्टर 7 के अंदर जो हमारे पास होती हैं वो बाइंडिंग होती हैं। अब जो कश्मीर का इशू है ये जो है ना रिज़ोल्व क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि डिप्लोमेटिकली जो है ना हम मूव कर सकते हैं अगर चैप्टर 7 की तरफ, तो फिर ये बाइंडिंग हो जाएगा और फिर ये रिज़ोल्व हो जाएगा। अभी तक ये है ना नॉन बाइंडिंग है। अब नॉन बाइंडिंग क्या होता है, उसका मानना ज़रूरी नहीं है सारी स्टेट्स का, सब पर लागू नहीं होता,
क्योंकि देखो ना, बाइंडिंग जो होती है ना उसका मानना ज़रूरी होती है सारे स्टेट्स का, और उसको सब फॉलो करते हैं और सब पर लागू भी होती है। जो नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन होती हैं उनको मानना ज़रूरी नहीं होता सारे स्टेट्स का, सब पर लागू नहीं होती। इसलिए कश्मीर का जो इशू है अब तक इसलिए सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि वो जो है ना बाइंडिंग रेजोल्यूशन के अंदर नहीं आया, वो अभी तक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है। अगर हम डिप्लोमेटिकली एफर्ट करके डिप्लोमेसी के तहत उसको नॉन बाइंडिंग से बाइंडिंग की तरफ ले जाते हैं तो फिर वो इशू सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। अब जो हमारे पास इकोनॉमिक मसल्स हैं ना, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या है। अब हम ये इशू को क्यों सॉल्व नहीं कर पा रहे कश्मीर इशू को डिप्लोमेटिकली, वो ये है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक मसल्स हैं वो वीक हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया। देखिए जो पाकिस्तान है ना, ये जो है ना डिप्लोमेटिकली जो है ना 122 जो है ना मिशंस यूएन के अंदर सेंड करता है और 178 मिलियन जो है ना उन पे खर्चा करता है। जबकि जो इंडिया है ना वो 268 मिशन सेंड करता है यूनाइटेड नेशन के और 2100 मिलियन स्पेंड करता है अपना डिप्लोमेसी के अंदर। तो इसलिए उनकी डिप्लोमेसी जो है ना वो इकोनॉमी की वजह से स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इसलिए फिर हम उस इशू को जो है ना डिप्लोमेटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे इतने अरसे से। अब जो हमारे पास पॉइंट 2 है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसका लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है। इसमें 193 स्टेट्स जो होते हैं ना वो परमानेंट मेंबर्स होती हैं, 2 जो है ना ऑब्जर्वर स्टेट्स हो जाती हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास वो कंट्रीज़ हो गए ना जो सारे मतलब यूनाइटेड नेशन को है ना एक्सेप्ट करते हैं और साइन कर चुके हैं। और 2 जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हो गई, ऑब्जर्वर मेंबर्स हो गए, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया है। पीआर हमारे पास जो होते हैं ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, और जो डीपीआर होते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर हर मुल्क के जो है ना एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक डिप्टी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। पाकिस्तान का जो है ना अभी तक कुछ ऐसा पहले ये मुनीर अकरम रह चुके हैं। ठीक है, इनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना ये कम बेस चेंज होते हैं। जो ये हमारे पास डिप्टी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना ये हर साल चेंज होते रहते हैं डीपीआर। इसके अंदर साहबजादा अब्दुल कयूम आई थिंक ये थे अभी तक। और उसके बाद हमारे पास क्या होता है, वज़ीर-ए-आज़म का जो मुशीर ख़ास होता है तारिक फ़ातमी और शहबाज शरीफ वगैरह। जब हमारे पास ये बेंजामिन नेतन्याहू ने भी स्पीच की थी रिसेंटली, तो इन्होंने वॉकआउट किया था यूनाइटेड नेशन के अंदर, तो उसमें ये लोग शामिल थे। तारिक जो फ़ातमी थे ना वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर ख़ास हैं, और ये शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे हमारे पास गए हुए थे यूएन के अंदर इस अजलास के अंदर। अब फिर इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, वोटिंग होती है और रेजोल्यूशन पास होती है इसके अंदर यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर। हमारे पास जब 2/3 मेजोरिटी एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब 128 मेंबर कंट्रीज़ जो है ना उनका कंसेंट ज़रूरी होता है। और जब ये कंट्रीज़ जो है ना अपना कंसेंट शो करती हैं, उसके बाद हमारे पास कोई भी हमारे पास वो होती है वोटिंग होती है या कोई रेजोल्यूशन होती है, तो वो फिर पास हो जाती है। अब जो गाज़ा सीज़ फायर था उसके अंदर हमारे पास 140 कंट्रीज़ ने हमारे पास जो है ना इस रेजोल्यूशन को पास किया। और जो इसका यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का इजलास है वो हर साल जो है ना सितंबर के महीने में होता है, जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के जो होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं या एम्बेसडर्स आते हैं और अपनी स्पीचेस देते हैं। मैक्सिमम जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर्स टाइप ही आते हैं, मतलब उसके जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या प्रेसिडेंट्स वगैरह आते हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 3 पे जो इसकी बॉडी है वो है इकोसॉक, जिसको हम इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी कहते हैं। इसमें 44 मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डील करती है इकोनॉमिक और सोशल अपलिफ्टिंग ऑफ द मेंबर स्टेट्स। हमारे पास फिर आ जाती है इसके अंदर SDGs जैसे हो गए, तो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, ये कि इन्होंने इंश्योर करना होता है रिड्यूस द पावर्टी, क्लाइमेट जस्टिस एंड इंश्योर जेंडर इक्वलिटी। तो ये हमारे पास 17 के करीब हैं, तो ये भी हमारे पास जो है ना इस बॉडी ने जो है ना इन्होंने रिफॉर्म की है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, इसका एक पार्ट, वो कंट्रोल बाय इकोसॉक। तो ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर 5000 प्लस जो है ना NGOs हैं वर्किंग इन कंसल्टेशन विद इकोसॉक वर्ल्ड वाइड। स्पेशल एजेंसीज़ हैं जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, IMF आ जाता है और वर्ल्ड बैंक आ जाता है। ये इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग ऑफ द वर्ल्ड के लिए काम कर रही हैं। फिर हमारे पास आ जाती है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, राइट्स ऑफ लेबर के बारे में ये बात करते हैं, ये भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंडर आती है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या होता है, इसका काम जो है ना 1993 के अंदर ख़त्म हो गया, इंसीज़ हो गई, एक्टिव हो गई, और ये 11 कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही थी, जिसके अंदर जो हमारे पास कंट्रीज़ है ना ये रवांडा हो गया, कोसोवो हो गया, इस तरह का। तो ये क्या था कि हमारे पास जो वीटो पावर्स हैं ना, उन्होंने हमारे पास इन कंट्रीज़ को पहले अपनी कॉलोनी बनाई हुई थी, तो उन्होंने इनको कॉलोनियल से दौर से फ्री करवाने के लिए जो है ना इनकी हेल्प की थी और इनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की थी। तो ये ट्रस्टीशिप जो काउंसिल बनाई गई थी ना, तो इसमें 7 कंट्रीज़ थे
और जिनमें न्यूजीलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये जो मेंबर कंट्रीज है ट्रस्टीशिप काउंसिल के, इन्होंने इंश्योर करवाना था कि इनको जो है ना, जो ये कॉलोनीज़ है इनको अपलिफ्ट करने हैं और इनको मतलब ग्रो करवाना है और इनको एक फ्री वर्ल्ड के फ्री कंट्रीज़ के तौर पे रखने हैं। तो इनकी इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग करनी थी और सोशल अपलिफ्टिंग करनी थी। 1993 के अंदर जो है ना तमाम की तमाम 11 कंट्रीज़ जो है ना वो इंडिपेंडेंट हो गई। तो फिर इसके बाद जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसका काम ख़त्म हो गया और इसको फिर सीज़ कर दिया गया, यानी इनएक्टिव कर दिया गया। अब हमारे पास आती है आगे आता है वाटर। अब जो वाटर है ना उसके ऊपर भी यही है ना अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इश्यूज़ विद वाटर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान जैसे है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, नगारी परफेक्चर जो है ना वो एक हमारे पास मंसूबा था। 145 मिलियन एकड़ फीट पानी का था, मतलब ज़मीन थी 145 एकड़ फीट, और उसमें हमारे पास क्या था 115 मिलियन जो था ना वो इरीगेटेड थी, और जो 15 थी है ना वो MAF यानी इवेपोरेशन, इसके अंदर वाटर जो है ना हमारे पास ये ज़मीन का पानी उड़ जाता है। तो 15 MAF कहाँ है, कोटरी बैराज यानी समंदर खुश्क पड़ा हुआ है, चोरी होता है पंजाब के अंदर। अब ये जो था ना हमारे पास निगारी परफेक्चर, ये हमारे पास एक मतलब मुआहदा था, एक हमारे पास इसके लेजिस्लेचर था। उसके मुताबिक क्या था कि 145 मिलियन एकड़ फीट जो है ना इसका पानी जो है ना हमें इंडिया से मिलता था। अब हमारे पास इरीगेशन जो है ना वो कितनी हो रही थी, 115 मिलियन हो रही है, और 15 मिलियन जो है ना हमारे पास वो इंडिया वाले कहते हैं इवेपोरेट हो जाते हैं, और 15 मिलियन पानी फिर भी हमारे पास नहीं पहुँचता। तो अब हम इंडिया को ब्लेम करते हैं कि हमारे पास पानी नहीं है, हम इसके लिए यूनाइटेड नेशन के अंदर भी आवाज़ उठाते हैं, मगर उसकी जो असल वजह है वो ये नहीं है कि इसकी असल वजह ये है कि पानी हमारा दरमियान में चोरी हो जाता है, फिर हम इसलिए उसको ब्लेम करते हैं। हालांकि हम अपने सिस्टम को बेटर करें, नहीं कि हम दूसरे कंट्री को ब्लेम करते हैं। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, ICJ आ जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हमें क्या करते हैं कि इसके अंदर एक स्टेट जो होती है ना वो इसकी हामी होती है किसी फैसले की, और दूसरी स्टेट होती है उसके ख़िलाफ़ होती है। तो ये दोनों को फिर जो है ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बुलाता है, और दोनों को फिर जो है ना बोथ स्टेट्स की प्रेजेंस के अंदर फिर जो होता है ना फैसला देता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वाटर इशू है तो वो भी ICJ जो है ना उसी को सी ओवर करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाते हैं कि ICJ के अंदर ये हमारे पास जुडिशियल पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है। इसका हेड क्वार्टर जो है ना वो हैग के अंदर है। इसकी खसूसियात या करैक्टर्स क्या हैं कि ये सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स करती है बिटवीन स्टेट्स मेंबर्स। अब डिस्प्यूट्स की नेचर क्या होती है कि हमारे पास रिजॉल्विंग इंटर नेशनल कन्फ्लिक्ट्स, इसके अंदर 15 जजेस होते हैं और उनका जो दौरानिया होता है वो 9 साल का होता है, फिर उसके बाद वो रिटायर होते हैं। अब हमारे पास क्या है, यूनाइटेड नेशन और ईरान के अंदर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं ये रेवोल्यूशनाइज्ड ईरान और डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स, तो इनका जो इशू है वो भी ICJ रिजॉल्व करता है। और फिर जो हमारे पास कौंसलेट होती है, कौंसल जनरल, वो उसमें सफारत खाना वगैरह इन्वॉल्व होता है। फिर इसमें एम्बेसी भी इन्वॉल्व होती है, या कंट्री बाइट्स लैंड इन अदर कंट्रीज़, US एम्बेसी यानी कैप्चर्स हॉस्टेजेस, ये ईरान के अंदर हुआ था US एम्बेसी वाला इशू। तो इसका जो वो था ना रेजोल्यूशन वो भी इसने करवाई थी ICJ ने। और उसके बाद हमारे पास एक एडवाइजरी ओपिनियन होती है जो ICJ होती है, एडवाइजरी ओपिनियन भी देती है जो कि नॉन बाइंडिंग होती है। मतलब ये हमारे पास प्रोवाइडेड बाय ICJ। अब इसराइल जो इन्वॉल्व था तो इसमें पर्सोना नॉन ग्रेटा यानी एंटोनियो गुटेरेस जो है ना सेक्रेटरी जनरल, उन्होंने कहा कि इसराइल ने कहा कि ये ज़्यादा बंदा जो है ना ये एंटोनियो गुटेरेस ये ज़्यादा उस पर बोलता है फ़लस्तीन के बारे में, तो उन्होंने इसके ऊपर पर्सोना नॉन ग्रेटा लगा दिया कि मतलब ये हमारे मुल्क के अंदर ना आया करे या इसका हमारे मुल्क के अंदर दाखिला ममनू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एडवाइस तो दे सकते हैं मगर ये उसको बाइंडिंग नहीं करवा सकते, कि नॉन बाइंडिंग होता है, कोई मुल्क उस पर अमल करे या ना करे। अब जैसे यही बात है जो मैंने इधर पर्सोना है ना नॉन ग्रेटा की है। अब अटैक किया इसराइल ने पैलेस्टाइन के ऊपर, अनेक्स कर लिया एरिया, और कंस्ट्रक्शन जो है ना वो नहीं करनी थी, ये इसने कहा था ICJ ने। मगर इन्होंने क्या किया, जो वेस्ट बैंक था उसमें 2003-4 के अंदर वाल कंस्ट्रक्ट कर दी। फिर इन्होंने क्या किया कि यूनाइटेड नेशन ने कहा कि काइंडली डू नॉट कंस्ट्रक्ट द वाल। फिर इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा जो है ना उसकी वायलेशन की और वाल कंस्ट्रक्ट कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ICJ जो है ना इसका ऑर्डर जो होता है ना वो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सिर्फ हदायत होती है, ना कि वो कोई लॉ होता है, ना कि वो बाइंडिंग होता है, बल्कि इसकी जो एडवाइजरी ओपिनियंस होती हैं वो सारी नॉन बाइंडिंग होती हैं। और आगे हम चलते हैं, जो हमारे पास ICJ है ना ये स्टेट्स को है ना कटहरे में लाता है, और जो ICC है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ये पर्सनस को लाती है। जैसे रिसेंटली जो है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अंदर इसका नेतन्याहू का केस चला था, और उनके जो है ना उसका जो उनका आर्मी चीफ था, और इसके साथ ही वो हमास के लीडर्स का भी चला था कि जिन्होंने अटैक किया था September 7 के अंदर। अब ये हमारे पास क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लीगल गाइडेंस को, यानी बांग्लादेश जो है ना वो रोड मेकिंग करता है चीटागोंग के अंदर, तो बायोडाइवर्सिटी जो है ना उसको कितना नुकसान होता है, इस पे ICJ प्रोवाइड करेगा लीगल गाइडेंस।
ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 4 पे ये क्या करता है, ये हमारे पास कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी मेंटेन्ड बाय आईसीजे। अब जो हमारे पास इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी है ना, उसको भी आईसीजे मेंटेन करता है, जैसे जेनोसाइड वगैरह, जैसे बोस्निया और सर्बिया के अंदर जो है ना वो लड़ाई हुई, तो उसके अंदर बाइंडिंग डिसीजन दिया आईसीजे ने कि ये एक जेनोसाइड है और इसको रोका जाए। उसके बाद कोई भी जो हमारे पास बाउंड्री डिस्प्यूट्स होते हैं, सरहदी मसाइल होते हैं, वो भी हमारे पास क्या होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। और जैसे कि हमारे पास ये है बुर्किना फास्को और माली के दरमियान हुआ था ये बाउंड्री डिस्प्यूट। अब एलओसी और एलएसी जो है ना, ये भी एक हमारे पास बाइंडिंग डिस्प्यूट है। उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे जैसे आ जाता है कुलभूषण यादव का केस, आईसीजे में गया, उन्होंने जो हमारे पास प्रोवाइड नहीं किया हमने उसको कोस्टल राइट्स, तो उन्होंने वीसीसीआर वियना कन्वेंशन ऑन कोस्टल राइट्स के तहत जो है ना इस केस को पेंडिंग करवा दिया, जो कि अभी तक पेंडिंग है। अब हम नंबर 6 पे जाते हैं कि इसका आता है सेक्रेटरीट, उसके अंदर एक हेड होता है, एक जनरल सेक्रेटरी होता है। जनरल सेक्रेटरी आजकल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। तो हमारे पास क्या होता है, ओएमजी समझने के लिए यानी ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप, हमने इसको समझने के लिए सेक्रेटरीट को ओएमजी से तशबीह दी हुई है। इसके अंदर सेशंस होते हैं, वन डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको मैनेज करना होता है, और ये करता है हमारे पास डील विद फाइल वर्क्स। अब हमारे पास क्या होते हैं, इसमें मिशंस होते हैं, अब हम उनको इलेबोरेट करते हैं। जैसे पीस कीपिंग मिशंस हो गया, इसमें 193 कंट्रीज़ हैं, उनके टॉप सोल्जर्स को यूनाइटेड नेशन फोर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। 6000 प्लस जो है ना पाकिस्तानी सोल्जर्स इस वक्त सर्व कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। इसमें पुलिस पर्सनल्स को भी इनकारपोरेट किया जाता है। ये हमारे पास क्या करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर, अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, टू इंश्योर पीस अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम देखते हैं लास्ट के ऊपर पाकिस्तान और यूनाइटेड नेशन का क्या रिलेशनशिप है। पाकिस्तान जो है ना 6000 प्लस सोल्जर्स कंट्रीब्यूट करता है यूनाइटेड नेशन को। अफगान रेफुजीज़ को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन के कहने पे अकोमोडेट किया था 4 मिलियन प्लस को। और जो हमारे पास एसडीजीज़ हैं बाई इकोसॉस, उनको इम्प्लीमेंट करवाना भी हमारे पास जो है ना पाकिस्तान उसके अंदर अपना बड़ा किरदार अदा करता है। 2030 तक उनको अचीव करने के लिए पाकिस्तान ने कहा हुआ है, पाकिस्तान इज़ ट्राइंग ओके वो अचीव हो जाएँ हमारे पास एसडीजीज़। और जो सीटीपी है ना वाल्टन रोड, इसके ऊपर जो है ना गाड़ी नहीं चला सकते, साइकिल चला सकते हैं। ये ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी एक एग्जांपल है पाकिस्तान के अंदर। ये जो है ना इस तरह के मतलब पाकिस्तान के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी यूनाइटेड नेशन की मतलब जो इम्प्लीमेंटेशन है उनको मानते हैं। उसके बाद हमारे पास जेंडर इक्वलिटी होती है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन होती है। और हमारे पास एमडीजीज जो है ना वो पाकिस्तान 2015 तक नहीं अचीव कर सका था, ये 17 गोल्स थे। उसके बाद रिड्यूसिंग पावर्टी होती है बाय डिफरेंट एनजीओज एंड एहसास प्रोग्राम जैसे हो गया, ये पाकिस्तान ने स्टार्ट किया हुआ है। और तीसरा जो है ना यूनाइटेड नेशन ने हमें कहा था कि काउंटरिंग इस्लामोफोबिया, तो हम इसका फेयर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, हम इसके ऊपर भी पाकिस्तान अपना जो है ना रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जब हम आते हैं 1920s के अंदर, जो है ना इस्लामोफोबिया टर्म अपेयर हुई। क्यों हुई, क्योंकि जो टर्क्स थे ना, उन्होंने जब सल्तनत उस्मानिया थी, उन्होंने उस वक्त यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है ना ईंट से ईंट बजा के रखी और उनको प्रेशराइज़ करके उन पर हुकूमत की। इस वजह से फिर जो है ना लोग अब इस्लाम से डरते हैं। वो टिपिकल इस्लाम से नहीं डरते, टिपिकल इस्लाम से डरते हैं, जो मॉडर्न इस्लाम से नहीं डरते। मतलब कि इंसान को रहना चाहिए, इस्लाम के कवानीन पे ऊपर अमल करना चाहिए, मगर किसी के ऊपर ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। 1924 के अंदर जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे ना, एंटी इस्लामिक सेंटीमेंट्स, उनकी वजह से जो था ना ओरिएंटलिस्ट यानी मुस्तशरिकीन थे, उन्होंने इस्लाम के नेगेटिव व्यूज़ जो है ना लोगों के अंदर डालना शुरू कर दिए। इसलिए यूरोप के अंदर सारा इस्लामोफोबिया फैल गया। 15 मार्च को हम इस्लामोफोबिया डे के तौर पे मनाते हैं, और जिसको जो है ना यूनाइटेड नेशन ने ही डिक्लेयर किया हुआ है। अब ड्यूलर फोस्टर जो है ना ये एक्सट्रीमिज़म या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। इसमें जमाल अब्दुल नासिर और मौदूदी जैसे लोग थे, मतलब एज़ पर लेक्चर। ठीक है, टेररिज्म नॉट टॉलरेटेड, जैसे हमारे पास ये है पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को टॉलरेट नहीं किया जाता। रह रास्त और अज़म इस्तेहकाम जैसे ऑपरेशन चलाए गए हैं। तो ये सारी हम क्या है यूनाइटेड नेशंस की जो है ना बातों को मान कर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। फिर हमारे पास एक UNDHR आता है, इसमें क्या करते हैं हम ह्यूमन राइट्स के जो है ना प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। इसमें जो है ना जुवेनाइल जस्टिस को जो है ना हम इसको अप्रूव करवाते हैं। फिर हमारे पाकिस्तान के अंदर क्या है CRC रूल कन्वेंशन ऑन जो है ना राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, तो राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर लाज हैं, रेगुलेशंस हैं। और जो हमारे पास CEDAW है कि औरत के ख़िलाफ़ जुल्म नहीं करना, इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर है। तो हमारे पास लीगल जो है ना चीज़ें हैं और लॉज हैं। और हमारे पास एंटी एसिड लॉज भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस भी नहीं के ख़िलाफ़ भी लॉज हैं। तो इस तरह जो है ना हम पाकिस्तान के अंदर ये कह सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है ना उसका काफ़ी ज़्यादा रोल है पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन दोनों के अंदर। और जो है ना यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और पाकिस्तान जो है ना यूनाइटेड नेशन के साथ ही कोऑपरेशन कर रहा है। और इस तरह जो है ना हम
यूनाइटेड नेशन का इम्पोर्टेंट रोल कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर है। थैंक यू फॉर टुडेज़ लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वी विल डिस्कस विद यू अबाउट OIC।